नमो नमः। छात्रों, संज्ञा प्रकरण का विषय चल रहा है। संज्ञा प्रकरण में हम उच्चारण स्थानों को और आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्नों पर्यंत अध्ययन कर चुके हैं। छात्रों, जो आज का अध्ययन का विषय है वो संहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा और पद संज्ञा का क्रमशः हम अध्ययन करने जा रहे हैं। छात्रों, ये जो सूत्र हैं ये संज्ञा विधायक सूत्र हैं और कौन सी संज्ञा किस शब्दों किन वर्णों की होती है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पहला जो आज अध्ययन का विषय है वो है, सूत्र देखिएगा, परः सन्निकर्षः संहिता। एक बार फिर इसका अनुवाचन करेंगे मेरे साथ, परः सन्निकर्षः संहिता। ये क्या कह रहे हैं, देखिए, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। एक बार फिर देखिएगा, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। अभिप्राय इसका क्या है? वर्णों की अत्यधिक, अतिशयित अभिप्राय से अभिप्राय अत्यधिक, सन्निधि समीपता को संहिता संज्ञा कहते हैं, ये कह रहे हैं। और संहिता से अभिप्राय यहां संधि से है, संहिता से अभिप्राय यहां संधि से है। क्या कहना चाह रहे, देखिए, वर्णों या पदों की, एक बार फिर इसको देख लीजिएगा, वर्णों या पदों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। अतः संहिता कहने पर सभी संधि कार्य आदि होते हैं। संहिता कहने पर सभी जो संधि के कार्य वो होते हैं। परीक्षा में जब यह विषय पूछा जाए कि संहिता संज्ञा का कौन से सूत्र के द्वारा विधान किया जाता है, तो आप लिखेंगे परः सन्निकर्ष संहिता। इस वर्णों की या पदों की जहां अत्यधिक समीपता होती है वहां संहिता संज्ञा का विधान किया जाता है। समझ गए? हाँ, अब अगले जो सूत्र है उस पर हम छात्रों चलते हैं, वो है हलो अनंतरा संयोग। ये अवग्रह का चिन्ह, इसलिए हलो अनंतरा संयोग। या दो चीज है, देखिए, एक तो हल है और दूसरा संयोग है। तो ये तो एक निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ये सूत्र, इस सूत्र के द्वारा संयोग संज्ञा का विधान किया जाना है। कब करेगा, किन स्थितियों में संयोग संज्ञा का विधान करेगा? अब देखिए, इसकी वृत्ति देखेंगे तो आपको सब अच्छे से स्पष्टीकरण हो जाएगा। अजभिर अजभिर व्यवितः अजभिर अजभिर अव्यभितः हलः संयोग संज्ञासु। यहाँ अजबी में अच है, अच प्रत्यार से, अच से जो अव्यवहित है, अच से का जहां व्यवधान नहीं है, ऐसे हल की संयोग संज्ञा कर दी जाती है। आप इसको समझ लीजिए दोबारा। बीच में यदि कोई स्वर ना हो, बीच में यदि अच से अभिप्राय स्वर, बीच में यदि कोई स्वर ना हो तो हल वर्णों को संयुक्त कर दिया जाता है, इसे संयोग कहते हैं। इसका संयोग संज्ञा हो जाती है। हल वर्ण है, हल वर्ण से अभिप्राय समस्त व्यंजनों से है। जितने भी अच का अभिप्राय स्वर है, हल से अभिप्राय, मैंने प्रत्याहार के प्रकरण में आपको इस बात को बता दिया था। अच से अभिप्राय जितने भी स्वर हैं, नो जो स्वर है मूल स्वर, और हल से अभिप्राय जितने भी व्यंजन हैं, उनकी संयोग संज्ञा हो जाती है। अच का व्यवधान नहीं होना चाहिए। मुख्य बात इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अच के व्यवधान से रहित होना चाहिए। अब जो छात्रों अगला सूत्र आता है, सुप्तिगंतम पदम। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, और जब आप पूर्व शास्त्री की प्राक परीक्षा देंगे, पूर्व प्रवेश परीक्षा, उसमें भी इससे संबंधित निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। क्या है छात्रों सूत्र? सुप्तिगंतम पदम। अब यह सुप है और तिगंत है, और तीन पद हैं इस सूत्र में। देखिए, शुभ, तिगंत और पद। ये सुबंत की और तिगंत की क्या करता है? पद संज्ञा। इसकी वृत्ति देखिए, अच्छे से स्पष्टीकरण हो जाएगा। सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंतम तिगंतम, सुबंत से अभिप्राय सुप इत्यादि जो 21 प्रत्यय हैं उनके अभी मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में, और तिगंत से जो तिप इत्यादि 18 प्रत्यय हैं उनके बारे में। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा करता है। कौन सा सूत्र करता है? सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम के द्वारा सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा हो जाती है। अब छात्रों
आपके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि गुरुजी ये सुबंत क्या होता है और ये तिगंत क्या होता है। तो पहले हम सुबंत के बारे में आपको बताएंगे, फिर तिगंत के बारे में बताएंगे। सुबंत और तिगंत छात्रों दो वो चीजें हैं जिनके द्वारा, सुबंतों के द्वारा तो प्रत्येक शब्द रूप की सिद्धि होती है और तिगंत के द्वारा प्रत्येक धातु रूप की सिद्धि होती है। इनके बिना जब तक इनकी पद संज्ञा ना हो जाएगी तब तक किसी भी शब्द की सिद्धि नहीं हो पाएगी, या चाहे वो धातु रूप हो अथवा शब्द रूप हो। सुबंत प्रत्यय 21 होते हैं। मैं मेरी वेद विद्यालय की कक्षाओं में प्राय सभी छात्रों को ये सुबंत प्रत्यय तो कंठस्थ है, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। सु, औ, जस ये प्रथमा विभक्ति है। अम, औट, शस ये द्वितीय विभक्ति है। टाप, भ्याम, भिस ये तृतीय विभक्ति है। गेर, भ्याम, भ्यस ये चतुर्थी विभक्ति है। घसी, भ्याम, भ्यस ये पंचमी विभक्ति है। घस, ओस, आम ये षष्ठी विभक्ति है। गी, ओस, सुप ये सप्तमी विभक्ति है। संबोधन की प्रक्रिया प्रथमा के आधार पर ही कुछ विशिष्ट नियमों के आधार पर तय की जाती है। अब छात्रों, ये जो सु है इसके आगे सूत्रा की रुत्व विसर्ग इत्यादि की जो प्रक्रिया करके राम, रामः इत्यादि सिद्धियां की जाती हैं। विभिन्न आगे के जो कुछ सूत्र आएंगे अजंत पुल्लिंग में, उनके माध्यम से इनकी प्रक्रिया को हम देखेंगे। औ प्रत्यय में जैसे रामौ बनता है उस प्रकार इसकी शब्द की सिद्धि की जाती है। जस का अस शेष बचता है। इनके सभी जो प्रत्यय, इनमें से कभी तो अम के स्थान पर कुछ आदेश हो जाता है, टा के स्थान पर कुछ आदेश हो जाता है, गे के स्थान पर कुछ आदेश हो जाता है। जैसे विभिन्न विभिन्न सूत्रों के माध्यम से विभिन्न शब्द रूपों को बनाने में जो जो सूत्रों की आवश्यकता होती है उसके अनुसार इनमें परिवर्तन कर दिया जाता है, नियमों के आधार पर परिवर्तन किया जाता है। अब छात्रों एक बार फिर इसको देख लीजिए, सुबंत प्रत्ययों को मेरे साथ इसका अनुवाचन करेंगे। सु, औ, जस, अम, ओट, शश, टाप, भ्याम, भिस, गे, भ्याम, भ्यस, घसी, भ्याम, भ्यस, घस, ओस, आम, गी, ओस, सुप। इस प्रकार से ये 21 प्रत्ययों की सहायता से समस्त शब्द रूपों का निर्माण किया जाता है और ये सुबंत की क्या होती है, पद संज्ञा होती है। तो होगा सुबंत। अब छात्रों हम अगला जो तिगंत है इस पर चलते हैं। तिगंत में दो भागों में हम इसको बांटते हैं। तिगंत को हम एक परस्मयी पद रखते हैं और एक आत्मनेयी पद रखते हैं। जब छात्रों हम भवादि प्रकरण में पढ़ेंगे तो इस सुबंत और तिगंत के विशिष्ट जानकारी उसमें हमारे सामने उपस्थापित होगी। अब परस्मयी पद की जब हम बात करते हैं, जो धातु रूप बनते हैं उनके दो तरह की विभाजन है। एक तो परस्मयी पद होते हैं, एक आत्मनेयी पद होते हैं। तो नो प्रत्यय तो परस्मयी पद के होते हैं और नो प्रत्यय आत्मनेयी पद के होते हैं। देखिए परस्मयी पद के कौन कौन से पद होते हैं। तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस ये तो हो गए परस्मयी। एक बार फिर अनुवाचन करेंगे। तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस। आत्मनेय पद के कौन कौन से होते हैं। ते, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, महिंग। कौन कौन से होते हैं। ते, आताम, झ, थास, आताम, ध्वम, इट, वही, महिंग ये हो गए आत्मनेय पद के। अब छात्रों जब हम भवती इत्यादि की सिद्धि करते हैं तो जो ती दिखाई देता है वो इसी तिप का दिखाई देता है। भवतः शब्द की हम जब सिद्धि करते हैं, जो तस में से सकार का रुत्व विसर्ग इत्यादि करने के बाद जो दिखाई देता भवतः, वो हमें इसी तस का दिखाई देता है। और झी का झ्वंत इत्यादि झ्वंत सूत्र के द्वारा अंत आदेश होने पर भवंती जो इत्यादि पठंती, भवंती, लिखंती जो रूप सिद्ध होते हैं वो जो अंती शब्द बचने के कारण होते हैं। तो ये इसको आप अपनी टिप्पणी पुस्तिका में सारणी बना करके इनको अनिवार्य रूप से लिख करके मुझे प्रेषित करें। अगर इसको किसी को इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझको जो मधुसूदन वेद विद्यालय का जो ग्रुप संचालित है वर्तमान में, उस पर संदेश के माध्यम से निसंकोच प्रेषित कर सकते हैं। लेकिन इसकी सारणी अवश्य रूप से बना करके सुबंत प्रत्ययों की और तिगंत प्रत्ययों की बना करके मुझे प्रेषित करें। तो छात्रों आज हमने जो ये 3 संज्ञा का प्रकरण पढ़ा, ये संपूर्ण, अब इसके बाद संज्ञा प्रकरण की समाप्ति हो जाती है। कल का जो हमारा अध्ययन का विषय रहेगा वो रहेगा संधि प्रकरण। संधि प्रकरण का हम क्रमशः अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि इनका अध्ययन करेंगे। तो छात्रों अब एक बार हम इसके संज्ञा प्रकरण की प्रमुख प्रमुख सूत्रों की आवृत्ति कर लेते हैं। छात्रों सबसे पहले संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हमने
वरदराजाचार्य जी द्वारा रचित, वरदराजाचार्य द्वारा लिखित इस लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण का अध्ययन किया। मंगलाचरण में माँ वीणा पाणी सरस्वती को प्रणाम करके हमने व्याकरण के इस ग्रंथ में लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रवेश किया। उसके बाद व्याकरण शास्त्र के जो मूल स्तंभ चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हैं उनका हमने अध्ययन किया। उसके बाद इत संज्ञा विधायक जो सूत्र है हलंत्यम, जो अंतिम उसकी उपदेश अवस्था में अंतिम हल की संज्ञा करता है, उसका अध्ययन किया। उसके माध्यम से हमने जाना कि उपदेश किसको कहते हैं, उपदेश आद्योच्चारण इत्यादि बातों को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने लोप संज्ञा का जो विधायक सूत्र है अदर्शनम लोपः, उसका अध्ययन किया। तस्य लोप को पढ़ा कि ये इसके द्वारा लोप कर दिया जाता है। आदिरंतेन सहेता सूत्र के माध्यम से हमने प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया। प्रत्याहार बनाने का आप सतत अभ्यास कीजिए। सतत अभ्यास करके अगर आपको प्रत्याहार बनाने में कोई दिक्कत है तो फिर इसका प्रश्न आप पूछ सकते हैं। चूंकि व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रत्याहार का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। प्रत्याहार यदि आपके टिप्स पे होंगे तो आपको व्याकरण समझने में कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद छात्रों हमने रस्व दीर्घ और प्लुत का अध्ययन किया। रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा का अध्ययन किया उकालोच रस्व दीर्घ प्लुत सूत्र के माध्यम से कि एक मात्रिक वर्ण को रस्व कहते हैं, द्विमात्रिक को दीर्घ कहते हैं और त्रिमात्रिक जहां तीन का चिन्ह लगा होता है उसको प्लुत कहते हैं। उसी सूत्र में हमने उद्दात, अनुदात और स्वरित का अध्ययन किया कि कौन सी ध्वनि को उद्दात कहते हैं, कौन सी को अनुदात कहते हैं और किस ध्वनि को स्वरित कहते हैं। इसके बाद हमने मुख नासिका वचनो अनुनासिक सूत्र में अवर्ण के नासिक अनुनासिक इत्यादि का भेद करके ए इत्यादि के जो 18 भेद थे उनका अध्ययन किया। रस्व दीर्घ प्लुत को में बांटा, फिर उद्दात अनुदात स्वरित में बांटा, फिर उनको अनुनासिक और अननुनासिक में विभाजन करके उनका अध्ययन किया। उसके बाद छात्रों हमने तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में उच्चारण स्थानों की प्रक्रिया को समझा। छात्रों संज्ञा प्रकरण का जो प्रमुख विषय है वो उच्चारण स्थान और प्रयत्न है। इनमें से निश्चित रूप से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। उच्चारण स्थानों का मैंने आपको अध्ययन कराया। उच्चारण स्थानों का भी आप प्रत्येक वर्ण का क्या उच्चारण स्थान होता है उसकी सारणी बना करके मुझको प्रेषित करेंगे। गृह कार्य के रूप में आप लिख लीजिए इस बात को, उच्चारण स्थानों की सारणी बना करके। उच्चारण स्थानों का एक बार फिर अनुवाचन मेरे साथ करेंगे। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंता, उपपदमानियानाम ओष्ठो, यम गणनानाम नासिका च, एदे तो कंठ तालु, ओदो तो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम, नासिकानुस्वारस्य। उसके पश्चात हमने प्रयत्नों की प्रक्रिया को पढ़ा कि प्रयत्न किसको कहते हैं और प्रयत्न होते कितने हैं। हमने इसमें दो प्रक्रिया पढ़ी, एक आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरे बाह्य प्रयत्न। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 होती है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। और उसमें भी हमने कौन कौन से वर्ण किस किस प्रयत्न में समाहित होते हैं इसका अध्ययन किया। अब छात्रों जो महत्वपूर्ण विषय था जो शॉर्ट फॉर्म में जिसको बता रखा है, जैसे शॉर्ट में बता रखा है कादयो मावसाना स्पर्शा, इसको पढ़ा। के आदि से प्रारंभ होकर मैं अवसान पर्यंत उन वर्णों को स्पर्श कहा जाता है जिनको कूचू टू तू भी कहते हैं। ये हमने इसमें जाना। यणो अंतस्था, यण जो प्रत्याहार है उनको हम अंतस्थ कहते हैं। शलोष्माण, शल जिस प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं उनको उष्म वर्ण भी कहा जाता है। कख इति कखाभ्याम प्रागार्ध विसर्ग सदृशो जीवामूल्य, क और ख के आगे जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगता है क और तो उसको हम जीवामूल कहते हैं, जीवामूल्य कहते हैं। और प फ के आगे जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगता है उसको उपपदमानीय हम कहते हैं। ये हमने जाना। और अंग और ए की जो प्रक्रिया थी वो उस वर्ण पर आश्रित होने के पश्चात तय की जाती है। जिस वर्ण के ऊपर ये आश्रित होते हैं उसी के अनुसार उनका उच्चारण स्थान और इनका प्रयत्न निर्धारित किया जाता है। छात्रों हमने इसके पश्चात अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र का अध्ययन किया। इस सूत्र की क्या विशेषता थी? इस सूत्र के में हमने प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी थी। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, इसको पढ़ा था। इसके बाद हमने इसमें जो जाना था वो था अविधीयमानो अणुदिच्च सवर्ण संज्ञा स्यात्। अविधीयमान जो अणुदिच्च है, अणु और वो है उसका, इसमें जो महत्वपूर्ण अणु अदिच्च सवर्ण से संज्ञा, उनकी सवर्ण संज्ञा का अध्ययन किया था।
एक बात इसमें महत्वपूर्ण जो थी अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय में छात्रों, वो ये थी कि अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र में ही केवल जो लड़ सूत्र का नकार है उस तक का ग्रहण किया जाता है, अन्यथा सभी जगह पर अयुण के नकार का ग्रहण किया जाता है। केवल और केवल अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र की जहां पर बात होगी वहीं पर केवल लड़ सूत्र के नकार पर्यंत ग्रहण किया जाएगा, अन्यथा सभी जगह पर अयुण के नकार का ग्रहण किया जाता है। कल एक छात्र की जिज्ञासा थी इस विषय में, तो मैंने उसको समझा दिया था। उसने फोन करके पूछा था। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था संहिता संज्ञा थी। वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता संज्ञा कहते हैं। संहिता से अभिप्राय संधि से। हलो अनंतरा संयोग सूत्र के माध्यम से हमने संयोग संज्ञा का विधान किया। अच से जो अव्यवहित है, जहां अच का व्यवधान नहीं है, उन हलों की संयोग संज्ञा हो जाती है। सुप्तिगंतम पदम में हमने जाना सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा किस तरह से होती है, हमने सुबंत और तिगंत का अध्ययन किया। अब छात्रों आज का गृह कार्य आप फिर अपने टिप्पणी पुस्तिका में लिख लीजिए। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्नों को सारणी के रूप में बना करके मुझे प्रेषित करेंगे। दूसरा, सुबंत और तिगंत प्रत्ययों को पृथक पृथक लिखकर मुझे प्रेषित करेंगे। इसके अलावा संज्ञा प्रकरण का मूल पाठ कंठस्थ करेंगे। संज्ञा प्रकरण का मूल पाठ कंठस्थ करना है प्रत्येक छात्र को। चूंकि ये वेद भूषण के द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम है, चूंकि सप्तम वर्षीय छात्रों को यदि संज्ञा प्रकरण नहीं आएगा तो व्याकरण पढ़ना अव्यावहारिक हो जाता है। चूंकि संज्ञा प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रथम प्रकरण है और प्रथम प्रकरण प्रथम सोपान की तरह होता है। प्रथम सोपान पर ही हम सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाए तो शास्त्र में प्रवेश होना दुर्लभ हो जाता है। चूंकि वेद के साथ व्याकरण का बहुत भूमिका है, इसलिए आप संज्ञा प्रकरण का सांगोपांग विधि से अध्ययन कीजिए, इसके मूल पाठ को कंठस्थ कीजिए और फिर यदि कोई समस्या आए इसकी व्याख्या में, इसके हिंदी अर्थ में, तो आप निसंकोच मुझको पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।